हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी तक हम प्रोबेबिलिटी का लेक्चर 7 तक पढ़ चुके थे। ये हमारा लेक्चर नंबर 8 होगा। तो प्रोबेबिलिटी में हम कुछ चीज़ें जो हैं वो अब सीख भी गए थे और कुछ प्रॉब्लम्स करना भी हम सीख गए थे। तो हमारा कुछ HW वर्क था। तो ये बहुत जानकर खुशी हुई कि कुछ बच्चे जो हैं वो हमारे HW वर्क को कंप्लीट किए हैं, जिसकी वजह से मुझे भी और मोटिवेट मिला इस वीडियो को बनाने के लिए। और जो भी प्रॉब्लम्स थे हमारे HW में सारे को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम ऐसा करते हैं कि जो और पढ़ना है उस चीज़ को पहले कैरी ऑन करते हैं, उसके बाद हम HW को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स नंबर आप एक बार देख लें। अगर मेरे वीडियो से आप अगर पढ़ते हैं तो आप एक बार देख लें कि कितना नंबर वीडियो तक हमारा कितना नंबर वर्क हो चुका था। क्वेश्चन नंबर शायद 7 या 8 तक हम कर पाए थे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 8 से हम करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को समझने से पहले आप जो है पहले कुछ मैथमेटिक्स का जो फॉर्म है उस चीज़ को समझिए। ये क्या होता है, जैसे मान के चलिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कंटिन्यू मान के चलिए आपके पास कुछ नंबर्स हैं, ठीक है। जैसे इस चीज़ को हम ऐसे भी अगर इजी में समझाएं 1 2 3, मान के चलिए हमारे पास 3 नंबर्स हैं 1 2 3। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जब आप 2 में से 1 को माइनस कर रहे हैं 2 माइनस 1, तो हमारा क्या आ रहा है निकल के 1। जब फिर आप 3 में से 2 को माइनस कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है निकल के 1। तो जब आप नेक्स्ट टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को, इसको कहते हैं पीछे वाले को प्रीसीडिंग टर्म कहते हैं, आगे को नेक्स्ट टर्म। तो नेक्स्ट टर्म में से जब हम प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर रहे हैं तो इसके वैल्यू को अगर हम R1 कंसिडर कर रहे हैं मान के चलिए, तो फिर उसका जो नेक्स्ट टर्म था उसमें से जब हम प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करते हैं उसको अगर हम R2 नाम देते हैं तो R1 इक्वल टू R2, क्या देख रहे हैं हम कि R1 इक्वल टू R2 आ रहा है जो 1 के इक्वल है। तो ये क्या होता है, इस चीज़ को समझने की आप कोशिश कीजिएगा कि जब भी कोई नंबर, जैसे मान के चलिए सपोज कीजिए 1 5 9 हो, ठीक है। जब 5 में से आप 1 माइनस कर रहे हो तो कितना आएगा 4, और 9 में से आप 5 को माइनस कर रहे हो तो कितना आ रहा 4, ठीक है। तो इसका अगर हम कंटिन्यू कैरी करें 1 5 9 13 17, ठीक है। तो ऐसे जो रिप्रेजेंट होते हैं उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। क्या है, सीक्वेंस है। और चूंकि इसका क्या है, कॉमन डिफरेंस सारे के क्या है, सेम है, मतलब 4 4 4 4 आ रहे हैं, तो इसका नाम जो है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस नाम दिया गया है। अरिथमेटिक सीक्वेंस आप बोल सकते हैं, या फिर इसी का दूसरा नाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप कह सकते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली अब आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल के थ्रू जैसे हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं, देखिएगा। जैसे मान के चलिए आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, तो आप हर नंबर में से माइनस कीजिए। 2 में से 1 1 आएगा, 3 में से 2 1 आएगा, 4 में से 3 कितना ना 1। इसका मतलब ये आपका AP है, ठीक है। इसी चीज़ को अगर हमसे कोई पूछे 1 2 4 5 6 9 क्या ये AP है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ये AP नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे टर्म में से 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 2 दैट इज़ 2, 5 माइनस 4 दैट इज़ 1, तो R1 डज नॉट इक्वल टू R2। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा AP फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो शायद अब ये आप EP जो है वो अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसी चीज़ का बताने का मेरा ये पर्पस है। अब किसी भी AP में, ठीक है, किसी भी AP में एक फॉर्मूला हम आपको बताना चाहते हैं, इसलिए इस चीज़ को यहाँ अभी हम बता रहे हैं। जैसे मान के चलिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये 6 जो है
ये 6 जो है वो कितना टाइम्स के बाद आ रहा है, या इसका नंबर आने का इस सीरीज में कितना है, तो इस चीज़ को आप फाइंड आउट एपी के हेल्प से कर सकते हैं। वैसे ये एपी टॉपिक ही क्लास 10th में अलग है, तो एपी और जब आप फिर हायर स्टडी करोगे तो जीपी एचपी चीज़ पढ़ते हैं। जीपी में मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी मीन्स होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये सब चीज़ आपको आगे पढ़ना होता है। तो अभी फ़िलहाल जो है, अभी आपको बस इतना पढ़ना है, 10th में केवल एपी है, और जो अभी हम प्रॉब्लम्स करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के, उसमें क्या है, एक फॉर्मूला का यूज़ हम कर सकते हैं, इसीलिए इस चीज़ को थोड़ा हम यहाँ बताना अच्छा फील कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 जैसे है, अगर आपको ये पता करना हो कि ये 6 जो है वो कितना टाइम्स बाद आया है, तो एपी मतलब इसको फाइंड आउट करेंगे। एन मतलब हम लिख सकते हैं कि nthवां टर्म। इस nthवां को समझाने से पहले एक और रोचक चीज़ हम आपको बता दें। जब हमारा फर्स्ट वीडियो बन रहा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट टॉपिक का, उस टाइम हम एक HW प्रॉब्लम्स दिए थे। उसमें प्रॉब्लम्स ये था कि कौन सा ऐसा वर्ड्स है मैथमेटिक्स का जिसमें कोई भी वॉवेल्स नहीं आते हैं, और हम आपको उस टाइम हिंट दे चुके थे कि ये जो वर्ड्स है वो एपी चैप्टर का वर्ड्स है, जिसको आपको अगर कोई बता भी दे तो आप उसको समझ नहीं सकते हैं अगर आप मैथमेटिक्स के इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे। तो वो वर्ड यही है nth टर्म। मतलब कि जैसे मान के चलिए अगर हम बोल रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये 6th टर्म हुआ, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हुआ सेकंड टर्म, ये हुआ थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म। ये नहीं कि अभी 1 लिखा हो तो फर्स्ट टर्म, 2 लिखा हो तो सेकंड टर्म, 3 लिखा हो तो थर्ड टर्म, ऐसा नहीं। इसको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ टर्म। तो ये जो nth टर्म का मतलब होता है कि वो nthवां टर्म है। जैसे अभी हमको तो ये छोटा सा सीरीज था 6 तक गया हुआ था, तो हम ऐसा सीख गए कि an में हम अभी कंसीडर कर रहे हैं कि कितना सीरीज है, वो अभी हम कंसीडर कर nthवां टर्म होगा। अभी तो हमको पता है कि 6th टर्म होगा, तो इस चीज़ को हम चेक कैसे करेंगे कि ये 6th टर्म होगा। तो ध्यान से देखिएगा, an इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, an मीन्स जो टर्म आपको चेक करना है वो कितना nth नंबर है उसका, वो चीज़ चेक करना। तो अभी हमको चेक करना है, तो अभी हमको नहीं पता है, तो an इक्वल टू, ठीक है आपको, लेकिन क्या है वैल्यू कितना दिया हुआ 6, तो हम यहाँ पे 6 लिख सकते हैं। a मीन्स होता है फर्स्ट टर्म का वैल्यू 1 प्लस n-1 इंटू डी मीन्स होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मीन्स जैसे सेकंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म को माइनस कर रहे हो तो कितना आ रहा है 1, 3 में से 2 को माइनस करो कितना आ रहा है 1, 4 में से 3 को माइनस करो कितना आ रहा है 1। इसका मतलब सारे वैल्यूज़ में से जब हम उसके प्रीसीडिंग वैल्यू को माइनस कर रहे हैं तो हमेशा वैल्यू कितना आ रहा है 1, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। मीन्स हमेशा इसमें से भी इसमें माइनस करने से 1 ही आएगा, इसके में से भी माइनस करने से क्या होगा 1 होगा। तो उसका नाम एक हम कॉमन डिफरेंस रख दिए हैं, तो इसीलिए इसको हम क्या चीज़ बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कितना 1, तो इसको क्या लिखेंगे 6 इक्वल टू 1 प्लस n-1, तो ये 1 1 कैंसिल आउट, तो n इक्वल टू क्या हुआ 6। इसका मतलब कि nthवां टर्म, इसका क्या मतलब होगा सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, कि n इक्वल टू 6 का मतलब हुआ कि इस AP का n इक्वल टू 6 का मतलब हो कि ये 6th टर्म है, ये 6th क्या है टर्म है। इस चीज़ को एक बार और अच्छा समझने का आप कोशिश कीजिएगा। जैसे मान के चलिए सपोज कीजिए 5 10 15 20, ओके सपोज कीजिए यहाँ से अभी हम एक 1 0 5 रखें, ठीक है। अब ये AP है, आपको दिया हुआ कि ये AP है, तो आपको फाइंड आउट करना कि ये 105 जो है वो इस AP का कौन सा टर्म है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an आपको किसको चेक करना 105 को, तो आप लिखिए 105 इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना 5, तो 5 प्लस n-1 इंटू डी के जगह पे यहाँ पे वैल्यू कितना होगा आप बताइएगा। तो 10 मीन्स 5 कितना होगा 5, 15 माइनस 10 कितना होगा 5। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस कितना देख रहे हैं 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, तो 105 इक्वल टू 5 प्लस n, 5n हो जाएगा, 5n-5, 5 5 कैंसिल आउट, तो 5n इक्वल टू 105, तो n का वैल्यू कितना आ रहा है 21।
इसका मतलब क्या हुआ कि ये 21th टर्म जो है वो 105 है। अब इस चीज़ को और अच्छे से आप देखिएगा, अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे 104 होता, ध्यान से सुनिएगा, अगर 104 होता तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करते वक्त हम यहाँ an के जगह पे 104 डालेंगे, यहाँ पे क्या डालते हैं 104, तो ये हमारा क्या आता, ध्यान से देखिएगा कि n इक्वल टू 104/5, ठीक है। 104/5 जो है वो डज नॉट इक्वल टू क्या कर रहा है, डज नॉट इक्वल टू इंटीजर। मतलब क्या हुआ कि 104/5 जब आप कर रहे हो तो कितना आ रहा है, 20 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है होल नंबर आना चाहिए, तभी तो ये पता चलेगा कि इस एपी का सीक्वेंस का ये एक नंबर है। तो जैसे ही इंटीजर अगर नहीं आ रहा है आपका, नहीं अगर ये डिवाइड हो रहा है तो आपका ये टर्म इसका एपी में नहीं लाइज करेगा। तो अभी हम ये चीज़ कह सकते हैं कि 104 इज़ नॉट द टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। ओके, तो ये चीज़ आपको कंसेप्ट अब इतना ज़रूरी नहीं था बताना, लेकिन हम आपको थोड़ा ज़्यादा बता दिए, अच्छी बात है। तो आप जो है अब प्रॉब्लम्स पे हम आना चाहते हैं, इसका हेल्प हम ले सकते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स देखिएगा, प्रॉब्लम्स ये है, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 8 होगा। तो क्वेश्चन नंबर ये कहता है कि सपोज कीजिए कि आपके पास एक बैग है, ध्यान से सुनिएगा, आपके पास एक बैग है, उसमें बहुत सारे बॉल है, ठीक है। तो कह रहा है कि पता नहीं है कि इसमें कितने नंबर ऑफ बॉल्स है, ठीक है। तो ये कंसीडर कर रहे कि मान के चले कि 11 टू 60 इसमें क्या है, बॉल है। ध्यान से देखिएगा, 11 टू 60 क्या है, इसमें बॉल्स है, ठीक है। या फिर इस क्वेश्चन को हम ऐसे ट्विस्ट करके बता दें ताकि आपको इजी लगे। मान के चलिए आपके पास 11, 12, 13 डॉट 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 आपके पास 60 तक क्या है, नंबर्स हैं। क्या है, 11 टू 12, 13 टू 60 तक आपके पास क्या है, नंबर है, ठीक है। तो आपसे ये बस पूछा जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। मीन्स अब 11 टू 60 में किसी एक नंबर को रैंडमली क्या किया जा रहा है, उठाया जा रहा है, ठीक है। किसी भी एक नंबर को उठाया जा रहा है तो आपसे पूछ रहा है कि वो ऑड नंबर होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इस चीज़ को आप कैलकुलेट करने का कोशिश कीजिएगा। तो जैसे अगर 11 टू 60 है तो सबसे पहले इसमें कितने नंबर्स होंगे वो आप फाइंड आउट कीजिए। तो देखिएगा इसका भी एक ट्रिक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 60 - 11 करेंगे, ठीक है, और जो उनका रिजल्ट आएगा वो मिस्टेक होगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। वो 49 आने की वजह से वो मिस्टेक होगा। तो बहुत सारे बच्चे तो 49 बोलेंगे जो कि 100% गलत है। तो ध्यान से देखिएगा, 11 यहाँ क्या है, काउंटिंग होगा। मतलब जब हम 60 में से 11 को माइनस करते हैं, इसका क्या मतलब होता है कि 60 - 11 का बेसिकली मतलब है कि आप 11 को एक्सक्लूड कर रहे हो, इसीलिए यहाँ क्या है, इंक्लूड है 11। तो इसीलिए 60 - 11 आने से जो वैल्यू आएगा 49 वो आपका गलत होगा। तो आपका आंसर कैसा आएगा, आप ऐसा कर सकते हैं कि 60 में से आप 11 को माइनस करें, जितना वैल्यू आया उसमें आप एक को ऐड कर ले, वो आपका राइट आंसर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 11 टू 60 में टोटल नंबर जो है वो 50 है, ठीक है। तो अब अगर मान के चलिए कि 11 टू 60 में अगर 50 नंबर्स हैं तो इसका हम एक मेथड हम ऐसे कह सकते हैं कि ये नंबर जो है वो बेसिकली नेचुरल नंबर है और इसका कॉमन डिफरेंस 1 है। तो इसमें टोटल नंबर्स जितने होंगे, जैसे 50 टोटल नंबर्स हैं, तो इसका हाफ जो होगा 25 वो हमारा ऑड नंबर होगा और 25 जो है वो हमारा इवन नंबर होगा। आप एक बार देख लीजिए, आपको ये चीज़ शायद समझ में आ गया होगा। अगर टोटल नंबर हमारे पास 50 है 11 टू 60, तो उसमें 25 नंबर ओड होंगे और 25 नंबर क्या होंगे, इवन होंगे। तो हमसे पूछा क्या जा रहा था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर।
तो टोटल नंबर्स कितने हैं हमारे पास 50 और ऑड नंबर कितने हैं हमारे पास 25। तो ये प्रोबेबिलिटी कितना आ रहा है हमारा 1/2। किसका प्रोबेबिलिटी है? ऑड नंबर का। अगर इसी क्वेश्चंस को फिर अगर हम ऐसे पूछे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, तो फिर हमारा आंसर क्या होगा 25/50। हम कह सकते हैं 1/2, और जब दोनों की प्रोबेबिलिटी को हम ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा 1। तो ये इससे हमारा ये पता चल गया कि हमारा जो फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी है दोनों, वो क्या है, सही है। तो मेरा क्या लॉजिक है इस चीज़ को बताने का, एपी का इस चीज़ को, वो ध्यान से देखिएगा। ये हमारा M1 मेथड था, ठीक है, ये हमारा M1 मेथड है। अब देखिएगा यहाँ से, अगर इस प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा अगर हम ट्विस्ट करें, जैसे 11, 15, 19, ओके, डॉट 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 60, ओके। अब पूछा जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, ऑफ ऑड नंबर, ठीक है। तो इसमें आपको ऑड नंबर निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इस चीज़ को ध्यान देना है। देखिएगा, सबसे पहले इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, या फिर आप ऐसे बोलिए कि इसमें कितने नंबर्स हैं। तो बेसिकली वहाँ क्या था कि नेचुरल नंबर था। नेचुरल नंबर की वजह से हम क्या करते थे, फर्स्ट माइनस लास्ट करके प्लस 1 कर दिए, तो हमारा आंसर आ गया था 50। लेकिन यहाँ अगर हम माइनस करें 60 - 11, तो हमारा आएगा 49। 49 में जैसे आप एक ऐड करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा 50। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ जो नंबर है वो तो 50 नहीं है। तो इस चीज़ को हम कैसे यहाँ पे सॉल्व करें, तो ध्यान से देखिएगा। तो जैसे यहाँ फर्स्ट टर्म कितना है हमारा, हम देख रहे हैं, अब कॉमन सेंस है कि ये हमारा 11 है, ये 15 है, ये 19 है। तो आप हमेशा 3 नंबर मिनिमम होना चाहिए किसी भी एपी को बनाने के लिए। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, लेकिन वो नंबर कैसा होना चाहिए, कंजेक्यूटिव होने चाहिए। तो जैसे ये कंजेक्यूटिव टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो 15 - 11 कितना है 4, 19 - 15 कितना है 4। इसका मतलब R1 = 4, R2 = 4। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है वो क्या है, एपी में है। तो जैसे ये एपी में होगा, इसका मतलब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, AN = A + n - 1 × D। क्यों, ये 60 जो है वो इस एपी का कौन सा टर्म है, उस चीज़ को पहले हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो AN जो हमारा A 60 है, 60 = A मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस n - 1 × 4। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा 60 = 11 प्लस 4n - 4। तो यहाँ से क्या आएगा, फाइंड आउट कीजिएगा आप। 4n = 7, इसको ऐसे हम अगर कर दें 60 + 4 - 11 = 4n। तो आप क्या चीज़ देख रहे हैं, n जो है, n का वैल्यू डज नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर या और इंटीजर नहीं आ रहा है। आप ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें क्या है कि 60, ये n का वैल्यू क्या है हमारा, नेचुरल नंबर नहीं आया, आप फाइंड आउट कीजिएगा। तो आपको जो है वो n का वैल्यू 64 - 11 = 4n। तो n का वैल्यू कितना रहा है 53/4, जो कि एक इंटीग्रल वैल्यू नहीं आ रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो AP था बेसिकली उसका ये टर्म ही नहीं है। तो इसीलिए इसका प्रोबेबिलिटी जो है वो अभी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं ये मेथड से। तो इसका प्रोबेबिलिटी हम दूसरे मेथड से करेंगे। लेकिन इससे पहले इससे का हम एक छोटा सा वर्जन देख लें। तो इसको हम ऐसा करते हैं, इस 60 को भी हटा के एक दूसरा नंबर हम डाल देते हैं जो हमारा AP का है। ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान के चलिए 5, 10, 15 डॉट 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 हम जा रहे हैं 100 तक, ठीक है। ये अब हमारा परफेक्ट AP है, ठीक है। अब हमको फाइंड आउट जैसे करना है इसमें कि 100 कितना टर्म आएगा। तो AN = A + n - 1 × D।
तो ए एन हमारा कितना है 100 इक्वल टू ए की जगह 5 n-1 इंटू आप डी का वैल्यू देख रहे होंगे 5 है, तो 100 इक्वल टू 5 प्लस 5n-5, तो 5n इक्वल टू 100, तो n का वैल्यू कितना है हमारा 20। इसका मतलब ये 20th टर्म जो है वो हमारा क्या है AP है, ठीक है। अब इस चीज़ को देखिएगा, अब आप इसमें अगर पूछा जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, तो देखिएगा 5, 15 फिर 20 का होगा इवन होगा तो 25, ठीक है। तो क्या रहा टर्म देखिएगा 5, 15, 25, 35, ठीक है। ऐसे कर 35 बाद 45, ऐसे कर करके कहाँ तक जाएगा हमारा 95। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड वाले कितने हैं उस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। टोटल नंबर ऑफ ऑड वाले कितने होंगे, तो आप जब फाइंड आउट करोगे तो फिर हमारा आएगा n का वैल्यू 10। n का वैल्यू कितना आएगा 10। एक बार आप फाइंड आउट करके भी देख देना चाहते हैं तो देख सकते हैं। a प्लस n-1 इंटू डी, एन का वैल्यू कितना है हमारा 95 इक्वल टू ए का वैल्यू है हमारा 5 प्लस ये डी का वैल्यू 10 आ रहा है यहाँ से, क्यों, क्योंकि 15 माइनस 5 मीन्स 10, 25 माइनस 15 मीन्स 10। ये नहीं करे आपके डी के जगह पे आप 5 को ही डाल दें, यहाँ पे हमारा डी चेंज हो चुका है इसलिए डी के जगह पे हम 10 डालेंगे, तो 10n-10, ठीक है। तो 95 और इक्वल टू 10n-5, आप इसको इधर लाओगे तो 95 प्लस 5 इक्वल टू 10n, तो ये n इक्वल टू कितना आ रहा हमारा 10। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर का टर्म कितना है 10, ठीक है। अब अगर हमको इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए पूछे ऑड नंबर का, तो हम क्या करते हैं नीचे में टोटल नंबर, तो टोटल नंबर के जगह यहाँ क्या होगा टोटल टर्म। तो टोटल टर्म इस एपी में कितने थे 20, जिसमें से ऑड वाले टर्म कितने होंगे 10, तो प्रोबेबिलिटी हमारा क्या निकल के आएगा 1/2। मतलब इस क्वेश्चंस को समझाने के लिए अभी तक जो हम हिस्ट्री जितने भी प्रॉब्लम्स कर चुके थे वो इसी प्रॉब्लम्स के लिए कर रहे थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर क्या होगा 1/2। फिर इसी चीज़ को अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर पूछ दिया जाए तो वो कितना होगा 1/2। आपको इस टाइप के प्रॉब्लम्स बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे आपको एक एपी दे दिया होगा, ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कि वो नंबर जो है वो सारे का सम एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको मिल सकते हैं किसी अच्छे बुक्स में या फिर किसी अच्छे टीचर के माइंड में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। इस फॉर्मूला को आप चाहें तो याद कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है वो एपी का ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हम यहाँ नहीं देना चाहते हैं। जब एपी स्टार्ट होगा तो आपको इस फॉर्मूला को कैसे बनाया जाता है वो चीज़ आपको बता देंगे। तो अभी फ़िलहाल आप ए एन का फॉर्मूला याद कर ले, ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन को टी एन से भी बहुत सारे लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए एन या फिर टी एन, ए एन इक्वल टू टी एन ए प्लस n-1 इंटू डी। ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको हम एपी बोलते हैं, एपी का, ठीक है। अब नेक्स्ट एक प्रॉब्लम्स हम करना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कल हम ये प्रॉब्लम्स कर रहे थे बेसिकली,